नमस्कार। भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर आज 5वें टेस्ट मैच का खेल समाप्त हो गया। भारत यह मैच 6 विकेट से हार गया। भारत ने सुबह कल के स्कोर में 21 रन और जोड़े। उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और जिस तरह की भारत की तरफ से बॉलिंग हुई, उसको देख कर के वैसे भी नहीं लग रहा था कि भारत इस मैच को बचा पाएगा और बचाने का तो खैर कोई गुंजाइश ही नहीं था, या तो भारत जीतता या ऑस्ट्रेलिया जीतता, क्योंकि मैच का आज केवल तीसरा दिन था। तो भारत ये मैच हार गया। मैच के साथ-साथ भारत 3-1 से सीरीज़ हार गया। यद्यपि अगर तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ ना होता, तो यह स्कोर 4-1 होता। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा थी। अब अभी जो स्थिति है, उसमें अगर आप पूरी सीरीज़ में भारत की बैटिंग और भारत की बॉलिंग दोनों का आप विश्लेषण करेंगे, तो आप ये पाएँगे कि भारत ना तो बैटिंग के मामले में ठीक था और ना ही बॉलिंग के मामले में। आप पूरी सीरीज़ केवल और केवल एक बॉलर के दम पर खेल गए। जिस तरह का बीच-बीच में मुकाबला देखने को मिला, चौथे टेस्ट में एक बार लगा कि भारत जीत सकता है। 5वें टेस्ट मैच में जिस तरह से केवल 185 रन बनाने के बाद भारतीय बॉलर्स ने 181 रन पर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया। उसके बाद भी लग रहा था कि शायद मुकाबला कुछ ठीक हो जाए, सेकंड इनिंग्स में इंडिया कुछ ठीक बैटिंग कर जाए, तो सीरीज़ कम से कम ड्रॉ हो सकती है। और अगर ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाती, तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, वो हम लोगों के पास होती। पिछले लगभग 10 सालों से ये ट्रॉफी भारत के पास थी। इस पूरी सीरीज़ में अगर आप देखेंगे, एवरेज देखेंगे बैटिंग का, तो लगभग सभी का, यशस्वी को एक अगर हटा दें, यशस्वी का भी मतलब ठीक रहा है लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन बाकियों का अगर आप देखेंगे, तो जो 2 सबसे बड़े फेलियर सामने आए बैटिंग में, वो आए विराट कोहली और रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा ने 3 टेस्ट मैच खेले, 3 टेस्ट मैच की 5 पारियाँ खेली। एक में बारिश हो गई थी तो बैटिंग का नंबर नहीं आया और वो मैच ड्रॉ हो गया तीसरा वाला। तो रोहित शर्मा ने 3 टेस्ट मैच की 5 पारियों में 31 रन बनाए और वो पाँचों बार आउट हुए। चौथे टेस्ट मैच में वो ओपन करने गए। फर्स्ट इनिंग्स में 3 रन और सेकंड इनिंग्स में 9 रन बनाकर आउट हो गए। उससे पहले वो छठे नंबर पर बैटिंग करने गए। सेकंड टेस्ट मैच में कुल मिलाकर के 9 रन बनाए। फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 6 और तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 10 रन बनाए एक इनिंग्स में। यानी कि अगर आप देखें उनकी 5 पारियों में, तो केवल एक बार वो दहाई का आंकड़ा छू पाए और बस आंकड़ा ही छू पाए, उसके ऊपर नहीं बढ़ पाए। तो ये बैटिंग रही रोहित शर्मा की। और अगर विराट कोहली की बात करें, तो एक जो उनका 100 आया है, उसके अलावा केवल एक पारी है जिसे आप एक ऐसी पारी कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने कुछ रन बना दिए। एक पारी उन्होंने चौथे टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स में खेली है, 36 रन की। बाकी की उनकी अगर आप पारियां देखें, उन्होंने कुल 9 इनिंग्स खेली हैं। 9 इनिंग्स में 6 में उनके स्कोर हैं 5, 7, 11, 3, 5, 17 और 6। 6 नहीं बल्कि 7 इनिंग्स जो बाकी खेली हैं, उनमें जो है उनके ये स्कोर्स हैं। यानी कि 7 में वो 2 बार दहाई पे पहुंचे हैं और बाकी 5 बार जो है वो 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। ये रोहित शर्मा की माफ कीजिएगा, विराट कोहली की बैटिंग है। एकमात्र मैच जो दौरे का पहला मैच था, जिसकी सेकेंड इनिंग्स में भारतीय पारी ने या भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी बैटिंग की थी और स्कोर भी अच्छा बनाया था, 487 रन बनाए थे 6 विकेट पर। उसको छोड़ करके एक बार भी भारत अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुआ। एक बार और हुआ है 369, वो भी गिरते पड़ते। वो 369 तब बने थे जब नीचे आकर के नंबर 8 और नंबर 9 पर नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी। नीतीश रेड्डी ने 114 और वाशिंगटन ने शायद 85 बनाए थे। हाँ, वाशिंगटन ने उसमें 50 रन बनाए थे। तो जब ये 150 रन बना गए, तो ये 369 का स्कोर करने में कामयाब हो पाए थे। अदरवाइज़ उससे पहले तो इनकी स्थिति बहुत खराब थी और एक समय पर लग रहा था कि फॉलो ऑन बचा लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह से इनकी बैटिंग हुई है। अब बैटिंग में अगर आप देखें, यशस्वी जायसवाल 10 इनिंग्स खेली और
391 रन बनाए। यानी कि अगर आप यशस्वी जायसवाल की ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो ये लगभग वही 33 के कुछ ऊपर जाएगी, माफ कीजिए 43 के कुछ ऊपर क्योंकि एक बार वो नॉट आउट रहे हैं। कुल 391 रन उन्होंने पूरे दौरे पर बनाए और ये भारत की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग में। बाकियों की अगर आप बात करें तो केएल राहुल की बहुत आलोचना हो रही है। मुझे लगता है कि केएल की इतनी आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर बाकियों की अपेक्षा देखें तो वो सेकेंड हाईएस्ट रन उन्होंने बनाए हैं। 276 रन बनाने में वो कामयाब हुए। 10 पारियां उन्होंने भी खेली और 10 में से 9 बार आउट भी हुए। तो उनका जो एवरेज है वो लगभग 31 के आसपास बैठता, पूरा 31 तो नहीं है, लगभग 31 के आसपास बैठता है। शुभमन गिल पूरी तरह से फेल हो गए। 5 इनिंग्स उन्होंने खेली, 93 रन बनाए। पहला मैच वो चोट के कारण नहीं खेल पाए थे और तीसरे मैच में, माफ कीजिए चौथे मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। बाकी की जो उन्होंने 5 पारियां खेली हैं, उन 5 पारियों में वो कुल मिलाकर के 93 रन बनाने में कामयाब हो पाए। यानी कि उनका जो बैटिंग एवरेज है वो 20 से भी नीचे रहा है, 18 के लगभग का। विराट कोहली का टोटल स्कोर हुआ है 190 9 पारियों में, और वो 9 की 9 पारियों में आउट हुए हैं जो उन्होंने खेली हैं। तो उनका भी जो बैटिंग एवरेज है वो 20 के आसपास ही रहा है, 20 से कुछ ऊपर है, 21 कह लीजिए 21 के करीब रहा है। ऋषभ पंत, मुझे लगता है कि इस दौरे में अगर भारतीय टीम ने बैटिंग के मसले पर, ये रोहित और विराट मेरे हिसाब से अपने करियर के एंड पर हैं। वो आज रिटायरमेंट की घोषणा कर देते हैं या 2-4-5 मैच और बर्बाद करने के बाद करते हैं, ये बीसीसीआई को तय करना है। मुझे नहीं लगता कि अब इनका टेस्ट मैच में कोई रिवाइवल होने वाला है, तो ये तो खत्म हो गए। लेकिन जिस एक प्लेयर के टैलेंट को कुचलने की कोशिश हुई है, और मुझे तो वो कुचलना ही लगता है काफी हद तक, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को पहले तो वो नंबर 5 का प्लेयर नहीं है, आपने उसको जबरदस्ती नंबर 5 पर उतारा हुआ है। अगर आपको ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन को टेस्ट मैच में नंबर 5 पर उतारना पड़ रहा है, तो फिर आपको बार बार सोचना चाहिए कि आपके पास बैटिंग है क्या, क्या टेस्ट मैच खेलने लायक बैट्समैन है आपके पास या नहीं है। ऋषभ पंत नंबर 6 नंबर 7 का तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो नंबर 5 नंबर 4 पे बैटिंग करने लायक नहीं, क्योंकि कम से कम नंबर 5 तक आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो। ऋषभ पंत के पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। आप ऋषभ पंत की कोई भी पारी देख लीजिए जिसमें वो 50-60 गेंदें खेल जाए, तो उसमें वो कम से कम 3 से 4 बार तो जमीन पे गिरते हैं बैटिंग करते हुए, जो स्कूप शॉट खेलते हैं। तो एक ऐसे प्लेयर को जो बार बार शॉट खेलते हुए जमीन पे गिर रहा हो, उसकी टेक्निक का आप अंदाज लगा लीजिए कि उसकी टेक्निक कितनी अच्छी होगी। तो वो किसी भी तरह से उस तरह का बैट्समैन नहीं है। रन बनाए हैं अलग बात है, इस सीरीज में भी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद ऋषभ पंत के रन जो है वो और ज्यादा हो सकते थे, लेकिन उसको पूरी तरीके से कुचल दिया गया। ऊपर से बैटिंग आपकी कोलैप्स करती रही और आप ऋषभ पंत से उम्मीद करते रहे कि वो जाकर के रोक के खेलेगा, गेंदें कंज्यूम करेगा। ये चीजें आप ऋषभ पंत से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वो प्लेयर जब तक 80-90 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा कम से कम, तब तक वो बैट्समैन ही नजर नहीं आता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। और आप उसको कह रहे हो कि नहीं, आप जाके पहली 50 गेंदें तो 20 से भी कम के स्ट्राइक रेट पे खेलो, क्योंकि हमारी बैटिंग ऊपर से कोलैप्स कर गई, ऊपर से 4 आउट हो गए हैं। तो भाई अगर ऊपर से आपके 40 रन पे, 50 रन पे, 60 रन पे 4 आउट हो रहे हैं, और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन बैट्समैन बहुत अच्छा है लेकिन टेक्निक उसकी उतनी अच्छी नहीं है, वो एक तरीके से देखा जाए तो वीरेंद्र सहवाग टाइप का बैट्समैन। जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग जो है, उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था, उस तरह का बैट्समैन है ऋषभ। तो आप एक अच्छे खासे प्लेयर को जो आपके लिए रन बना के देता है, विकेट कीपर है, बाकी जो विकेट कीपर्स हैं उनसे ज्यादा रन बनाने की क्षमता है जिसके अंदर,
उसको आप नंबर 5 पर खिलाकर बर्बाद कर रहे हो। ये कोई वनडे नहीं है, T20 नहीं है कि आप उसको ऊपर भेजेंगे, वो 30-35 गेंदें खेल के आएगा और 40-45 रन खड़ा कर देगा। तो उस तरीके का आप उसको नहीं कर सकते हो टेस्ट में। तो पहले तो आपके पास टेस्ट मैच में नंबर 5 तक तो प्योर बैट्समैन होने चाहिए। आप नंबर 6, नंबर 7 पे ऋषभ को खिलाइए। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ऋषभ पंत को इस सीरीज में बर्बाद करने की कोशिश की गई है। और कल जो ऋषभ पंत ने पारी खेली, 32-33 गेंदों पे जो 61 रन की पारी उन्होंने खेली है, तो वो मुझको लगता है कि शायद वो लड़के आए होंगे वहां से। जब वो चले होंगे तो उनसे कहा गया होगा रोक के खेलना, फलाना करना, ढिमाका करना। तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद उस समय पे गौतम गंभीर से, या जो कैप्टन अगर बाई चांस मान लो रोहित शर्मा हो, तो उसने कहा होगा ऐसा है कि बहुत हो गया, लास्ट इनिंग से मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, उसके बाद जो आपको करना हो कर लेना, आज मैं आपकी नहीं सुनने वाला। और वो 32-33 गेंद पे 61 रन बना करके चला गया। यही चीज अगर शुरू से उसको रखा गया होता है नंबर 6, नंबर 7 पर, और वो 40-45-50-60 रन इस तरीके से बना रहा होता, तो शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। तो बीसीसीआई को इस पर बार बार विचार करना पड़ेगा कि क्या ऋषभ पंत नंबर 5 का बैट्समैन है। नंबर 5 पर मुझे लगता है कि ऋषभ पंत से पहले जो बैट्समैन सबसे ज्यादा लंबे समय तक खेला है वो है वीवीएस लक्ष्मण। और आप ये देखिए कि क्या आप ऋषभ पंत को एक टेस्ट बैट्समैन के रूप में वीवीएस लक्ष्मण के आसपास भी खड़ा कर सकते हैं? समकक्ष तो बहुत दूर की बात है, कहीं से नहीं ठहरता। वीवीएस लक्ष्मण में वो क्षमता थी कि वो पूरे पूरे दिन बैटिंग कर सकते थे और जरूरत के हिसाब से कर सकते थे, बॉल की मेरिट पे खेल सकते थे। ऋषभ पंत में वो क्षमता नहीं है। ऋषभ पंत बॉल को असल में उसकी मेरिट खराब करता है। जिस बॉल को 5 अच्छे बैट्समैन डिफेंड करने की कोशिश करें, उस बॉल पे वो आगे निकल करके या अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए वो 6 के लिए भेज सकता है। तो आप ऋषभ पंत को बर्बाद कर रहे हैं, ये पक्का आप मान के चलिए। उसको उसकी सही जगह पर खिलाइए, नंबर 6 पर खिलाइए या नंबर 7 पर खिलाइए। बाकी के बैट्समैन की अगर बात करें तो जैसे पीछे लास्ट वाले 3 मैच में आपने रविंद्र जडेजा को खिलाया। रविंद्र जडेजा ने केवल पहली पारी में 77 रन बनाए, इसके बाद वो लगभग फेल ही हुए हैं। हालांकि ऊपर के बैट्समैन से तुलना करें तो रविंद्र जडेजा बेटर खेले हैं, कि कोई 4 बना के आउट हो रहा है, कोई 8 बना के आउट हो रहा है, तो उसकी अपेक्षा तो रविंद्र फिर भी बेटर खेल गया। जहां तक बात करें नीतीश रेड्डी की, तो नीतीश रेड्डी चौथे टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स तक तो बढ़िया खेले, आखिरी की 3 इनिंग्स उनकी बेकार हो गई। क्यों हो गई, क्या हुआ अचानक उनके साथ, क्या ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल बना, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा डाल दिया गया? अब ये ड्रेसिंग रूम को, टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप बैटर्स की बात करें, बैटर्स में आप वॉशिंगटन सुंदर को भी डाल लीजिए, क्योंकि आपने उससे बॉलिंग तो कराई नहीं है। तो वॉशिंगटन सुंदर ने 6 इनिंग्स खेली हैं, 114 रन बनाए हैं, तो उनका भी वही हाल है कि लगभग 19 रन के आसपास बैठता है जाकर के। एक में नॉट आउट रहे हैं, तो एक्चुअल एवरेज जो है वो उनका लगभग 23 रन के आसपास आएगा। तो अगर आप इन सारे प्लेयर्स को देखेंगे तो मुझे लगता है शुभमन गिल बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं। और जो जिन लोगों ने बैटिंग में भारत के लिए जो डिजास्टर बन के सामने आए, वो थे रोहित और विराट। अब बीसीसीआई को कड़ा निर्णय लेना होगा कि वो इनको आगे टीम में रखना चाहते हैं, या उन्हें ये कहते हैं कि नहीं, अब आप पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, अच्छा स्कोर कीजिए, तो हम आपको टेस्ट में लेंगे, अदरवाइज आप वनडे T20 खेलिए, आप टेस्ट के लायक अब बचे नहीं हो, और टेस्ट के लिए नए लड़कों को मौका दीजिए। राहुल की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि राहुल को तो सिलेक्टर्स ने बर्बाद किया है। आप उसको 10 मैच किसी एक पोजीशन पर लगातार नहीं दे पा रहे हो। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि वीवीएस लक्ष्मण जब शुरू में आए थे तो उनको ओपन कराया जाता था, और उनके साथ ओपनिंग करते थे सदगोपन रमेश। सदगोपन रमेश जो है वो टेक्निकली बहुत उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन शुरू में जैसा मैंने बताया कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो शुरू के कुछ मैचों में सदगोपन रमेश वो ज्यादा स्कोर कर रहे थे वीवीएस लक्ष्मण से, और वीवीएस लक्ष्मण फेल हो रहे थे। बीच में उनको टीम से ड्रॉप भी किया गया। दोबारा जब वो टीम में आए, चूंकि डोमेस्टिक टेक्निकली स्ट्रांग प्लेयर थे, डोमेस्टिक में उन्होंने बढ़िया स्कोर किया, वापस आए। जब वो वापस आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया ओपन करने के लिए। उन्होंने कहा मैं ओपन नहीं करूंगा, आप मुझे 3 से लेकर के नीचे 5-6 तक जहां आपकी इच्छा वहां खिलाइए।
मुझे जहां तक याद है कि कुछ मैचेस में वो नंबर 6 पर भी खेले हैं, फिर वो 5 पे खेले, और जो ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने नंबर 5 पर 281 रन की इनिंग्स खेली थी, उसके बाद उन्हें नंबर 3 पर भी खिलाया गया कई मैचेस में, वापस नंबर 5 पर खेले। तो नंबर 5 पर बहुत लंबे समय तक वो खेले हैं। आप राहुल को अगर ओपन करा रहे हो तो आप उसको 10 मैच पर कंटिन्यू दीजिए कि 10 मैच आपको ओपन करने हैं। उसके बाद हम आपका असेसमेंट करेंगे और लगेगा कि हमें आपको खिलाना है तो खिलाएंगे, नहीं खिलाना तो नहीं खिलाएंगे, या फिर आप उसको नंबर 5 पर खिलाइए। नंबर 3 का तो बैट्समैन बनता ही नहीं है उसका। और आपने चौथे टेस्ट मैच में क्या किया कि रोहित को ऊपर करने के लिए शुभमन को बाहर कर दिया और राहुल को नंबर 3 पर खिला दिया। या तो आप उससे ओपन करा लीजिए या उससे उसको आप नंबर 5 पर खिला लीजिए, और जिस भी पोजीशन पर आप खिलाइए आप उसको कम से कम 10 मैच दीजिए। 10 इनिंग्स नहीं, 10 मैच आप दीजिए उसको। वो 10 मैच में 20 इनिंग्स हो या 18 इनिंग्स हो, 17 हो, जो भी हो, उतना आप उसको देखिए। उसके बाद आप एक परमानेंट डिसीजन लीजिए कि या तो आप टीम में है या आप टीम में नहीं है। शुभमन गिल अभी यंग है, उनको मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम उनको एक वार्निंग तो होनी ही चाहिए। बॉलिंग की जहां तक बात है तो बॉलिंग पर मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। जहां तक भारत की स्ट्रेटजी की बात की जाए तो भारत ने इस पूरी इनिंग्स में, पूरे सीरीज में 3 बार पहले बैटिंग की है, और जब जब पहले बैटिंग की है तब तब भारत 200 रन का स्कोर टच नहीं कर पाया है फर्स्ट इनिंग्स में। पहले मैच में आपने टॉस जीता, आप बैटिंग करने चले गए, 150 पे आउट हो गए। दूसरे मैच में आप 180 पे आउट हो गए, और लास्ट में आप 185 पर आउट हो गए। दूसरे मैच का मुझे याद नहीं कि भारत ने मैच टेस्ट टॉस जीता था कि नहीं, लेकिन पहले और आखिरी में तो टॉस जीता था। आप पहले में तो चलो मान लेते हैं कि आपने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, बात समझ में आती है। और जब आप लगातार खराब बैटिंग कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ के मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत थी। कम से कम 5वें मैच में जब पिच पे घास भी अच्छा खासा नजर आ रहा था तो आपको कम से कम यहां पर बैटिंग पहले नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरी बात, आप 3 ऑलराउंडर्स के साथ उतरे, आपके पास 4 बॉलर तक नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि बुमराह बॉलिंग नहीं कर पाए, फर्स्ट इनिंग्स में भी पूरी बॉलिंग नहीं कर पाए, और सेकंड इनिंग्स में तो उन्होंने बॉल पकड़ी नहीं। तो मैच जीतने कोई सवाल ही नहीं, जब आप एक ही बॉलर से खेल रहे तो वो भी बैठ गया। खैर, बॉलिंग की बात मैं आगे करूंगा। तो कुल मिलाकर के बैटिंग में जो बड़ी समस्या खड़ी हुई है वो हुई है विराट और रोहित की वजह से, और कुछ हद तक आप मान सकते हैं शुभमन की वजह से। आपके टॉप 5 बैट्समैन अगर इस तरीके से खेलेंगे जैसे कि खेले हैं तो फिर आप नहीं बढ़ सकते। आपके टॉप 5 में से कम 3 को 50 से ऊपर का स्कोर हर इनिंग्स में बनाना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज आप टेस्ट मैच में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। 5 दिन खेलना होता है, कोई 5 घंटे का खेल नहीं होता है। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।